हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो स्टूडेंट, इस बार आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है और अगर आप 12th में हैं तो ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई दूसरा एग्जाम हो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है, क्या क्या आपको पूरे साल पढ़ना है, और दूसरा आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि भैया इस बार 2025 में आपका पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे, और हमारा जो पूरा पेपर होता है हिंदी का जो कि 100 नंबर का होता है वो कैसे आएगा। ठीक है, वैसे हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है भैया जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं, ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदी जो है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जो आपके परसेंटेज को इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसे में आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मॉडल पेपर, यानी कि जितने भी स्टूडेंट इस बार 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे और वो 12th में आए हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको पूरा मॉडल पेपर समझाने वाला हूं कि जो आपका हिंदी का 100 नंबर का जो पेपर होता है, ठीक है, 100 नंबर का, वो कैसे आता है, कितने नंबर के क्या क्या आते हैं, कौन से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि पेपर अगर आपको पूरा पैटर्न पता होगा, नंबरिंग पता होगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ जरूरी चीजें, आपको यहाँ पे रोल नंबर अपना डालना होगा भैया, जो रोल नंबर है, नाम अपना लिखना होगा। सामान्य हिंदी, जैसे सामान्य हिंदी साहित्यिक हिंदी 2 होता है, वैसे मैं सामान्य हिंदी इसमें लेकर आया हूँ। 808 DS, ऐसे कुछ पेपर कोड पड़ा रहता है जब आपको पेपर दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है, पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहता है। देखिए समय 3 घंटे 15 मिनट, आपको पता ही है 3 घंटे का समय भैया। ठीक, निर्देश क्या है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि जो 3 घंटे 15 मिनट में से जो स्टार्टिंग के 15 मिनट हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, ये ध्यान में रखना। ठीक है, पेपर को खूब ध्यान से समझना। अब हिंदी का पेपर आपका 100 नंबर का तो होता है, मैं भी कहता हूं हाँ 100 का होता है, लेकिन ये 2 खंड में होता है। एक होता है खंड का और दूसरा होता है खंड खा। खंड का हमारा होता है 50 नंबर का, खंड खा भी होता है 50 नंबर का, दोनों को जोड़ो कितना आएगा, 100 नंबर। ठीक है, खंड का में क्या क्या रहेगा, हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय कहानी खंड काव्य, ये खंड का में रहेंगे 50 नंबर का। खंड खा में आपका हिंदी संस्कृत का श्लोक, हिंदी संस्कृत का गद्यांश हो गया। ठीक है, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रस छंद अलंकार पत्र लेखन निबंध, यही सब रहेगा, अभी हम आगे समझेंगे। देखिए खंड का जो है इसमें सबसे पहले आता है हिंदी का बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले आपको हिंदी गद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, फिर हिंदी पद्य साहित्य के 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल मिलाकर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इतना ध्यान रखना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, का है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, इन चारों में से कौन सी रचना है जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी आपके फर्स्ट चैप्टर में ही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माता भूमि। ये जो रचना है ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है। मैं यहाँ पे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि पूरे 100 नंबर का पेपर हमें सॉल्व करना है, ऑप्शन पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा गया। दूसरा खा देखो, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, इन चारों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना कौन सी है। जिसको जिसको पता है कमेंट करके पहले ही बताना। ठीक है, खा देखो, इसका जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, सॉरी इसमें कौन सा नहीं है। देखिए ध्यान से पढ़ना, मुझे भी पढ़ने में यहाँ पे दिक्कत हुई। देखिए निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है, ये नहीं आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो गया ऐसे आप भी हो सकते हैं, कब किसके साथ क्या घटना हो जाए। तो देखो ये वाला तो है, बी वाला भी है, डी वाला भी है, ये सी वाला इनकी रचना नहीं है। बिल्लेसुर बकरिया ये जो रचना है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है। बाकी तीनों रचनाएं ए बी डी, ये तीनों रचनाएं उन्हीं की हैं। तो ये ध्यान रखना, नहीं वाला अगर आ जाता है तो उसमें कंफ्यूज मत होना। गा वाला देखो, निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। अब यहाँ पे रचना है आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी रचना प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की है। आपके पास ऑप्शंस हैं, मैं डायरेक्टली बोल देता हूं, मेरे विचार, ये जो रचना है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप लोग बस क्वेश्चन का आंसर पढ़िए, आगे आगे टेंशन मत लीजिए, सपोर्ट करते रहिए, आगे आगे मैं आपको पूरी क्लासेस दूंगा हिंदी का। घा देखो, पूरे क्लास का, पूरे सब्जेक्ट का। अग्नि की उड़ान पुस्तक के रचनाकार कौन है, बताइए। अग्नि की उड़ान, इसके लेखक हैं भैया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल
कलाम। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अंगा नंबर देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति ठुमरी किस विधा पर आधारित है? मतलब ठुमरी जो है ये किस विधा की रचना है? बहुत सारी विधाएं हैं, जैसे यात्रा, संस्मरण, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, ठीक है, और भी हैं, ठीक है, निबंध है। तो बताइए ये जो ठुमरी है ये किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी। ठुमरी जो है एक कहानी है, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन थे, 5 नंबर आपका कंप्लीट। हिंदी गद्य साहित्य का बहुविकल्पीय प्रश्न। अब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, यहाँ पे 2 लिख देना, ठीक है, 2 नंबर रहेगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1 लिखा है, आपको 2 लिख देना है। देखिए रस कलश लिखना कुछ नहीं, आपको बोर्ड एग्जाम में जब आएगा वहीं से आप लोग यहाँ पे सही सही लिखा रहेगा। देखिए रस कलश किसकी रचना है? अब यहाँ से हिंदी पद्य साहित्य के बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। रस कलश किसकी रचना है बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? का भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। सॉरी, ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की रचना। सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि रस कलश जो है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खा नंबर, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्यात्मक कृति है। इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है जो कि महाकाव्य है? देखिए राइट आंसर होगा साकेत। साकेत जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। गा देखो, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्यकृत नहीं है। नहीं है आपसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इत्यलम। इत्यलम जो है इनकी रचना नहीं है, बाकी कानन, कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं, इत्यलम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन घा नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था? एक नंबर का है। मतलब सुमित्रा नंदन पंत जी को कई पुरस्कार मिले, ज्ञानपीठ मिला और भी सारे पुरस्कार मिले, लेकिन सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस रचना पर मिला? मतलब किस रचना पर उनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोकायतन। देखिए सुमित्रा नंदन पंत को उनकी रचना लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया। अंगा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है। मतलब इसमें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गेत जी जो है उनका काव्य रचना उनकी कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा डी भैया, हरी घास पर क्षण भर। देखिए जितने भी आपके हिंदी में लेखक हैं, कवि हैं, उनका जीवन परिचय, उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड आते हैं। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन हो गए टोटल। अगर ऐड किया जाए तो 5 + 5 = कितना? 10 हो गया। बस 10 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। ये हिंदी का गद्यांश है, ध्यान से पढ़ना समझना। देखो यहां पे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 10 नंबर का रहेगा। इसमें करना क्या है? कुछ नहीं। देखो ये आपको एक गद्यांश दिया गया, खूब प्यारा सा ये गद्यांश दिया गया। इसके नीचे इसी गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, काखा गघा अंगा, ठीक है। इन 5 का आंसर तो 2-2 नंबर आपको दिया जाएगा, टोटल मिलाकर 10 नंबर। मान लीजिए बाय द वे आपको ये गद्यांश नहीं पता तो नीचे अथवा लगाकर दूसरा दिया गया। देखो ये अथवा है और यहाँ पे दूसरा गद्यांश दिया गया, वो नहीं पता आप इसको कीजिए। इसके नीचे भी काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन है भैया। मतलब दोनों में से जो आपको आता है वो करो, जो आपकी जैसी आपकी मर्जी। देखो जैसे देखो फर्स्ट वाला मैं समझा देता हूं। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है, ठीक है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वो निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की यथोपंत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक धर्म है। 5 क्वेश्चन है भैया का। देखो भूमि का निर्माण किसने और कब किया? मतलब भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से? तो देखो ये इसका आंसर ये लिखा है, ये इतना इसका आंसर होगा। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से। तो आप लिख दीजिए भूमि का निर्माण देवों ने अनंत काल से किया है। ठीक है, समझ में आया। ये गद्यांश आपको पहचानना भी होगा। ये जो है ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है, ये ध्यान रखना। 2 नंबर कंप्लीट हो गया, यही आंसर लिख दो, 2 नंबर मिल गया। खा, ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है? तो देखो इसका आंसर भी सीधा सीधा दिया गया है। देखो यहाँ ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। बस यही लाइन आप लिख दीजिए भैया, 2 नंबर यहाँ पे भी कंप्लीट। गा देखो पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, जो भी अर्थ हो लिख दीजिए। घा, रेखांकित अंश की व्याख्या करो भैया। तो देखो रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब क्या?
क्या मतलब, देखो यहां से यहां तक जिसके नीचे रेखाएं आपको ये दिख रही हैं लाइनिंग, ठीक है, इतने का अपने शब्दों में व्याख्या लिखना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक से रट के जाएं वही लिखें, जो आपको आता है इसी से रिलेटेड वर्ड बाय वर्ड आपको लिख देना है, ठीक है। अंगा नंबर, उपरोक्त गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखो भैया, ये संदर्भ लिख देना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। मैंने आपको बताया है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मिल जाएगा, कब, जब आप ढूंढेंगे, ठीक है, जाके सर्च कर लेना, आ जाएगा। अथवा देखो, नहीं पता तो अथवा लगाए, मान लीजिए वो वाला आपको नहीं पता, भैया इसको पढ़ो, और इसको पढ़ने के बाद ये किस चैप्टर का है, ये अशोक के फूल चैप्टर का है, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। कैसे पहचानेंगे कि ये किस चैप्टर का है, देखो यहाँ पे अशोक लिखा है, कई जगह अशोक आया होगा, तो इससे आप लोग पहचान सकते हैं। वैसे जो हम ऊपर हमने सॉल्व किया इसमें भी भूमि है, राष्ट्र है, ठीक है, राष्ट्र भी होगा कहीं ना कहीं, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय, राष्ट्र, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो ऐसे आप पहचान सकते हैं, एक मैंने बता दिया। अब चौथा क्वेश्चन, ये भी 10 नंबर का, जैसे गद्यांश है वैसे पद्यांश भी आता है। मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से समझना, आपको ये पद्यांश दे दिया गया, ये देखो दिया गया कि नहीं दिया गया, ठीक है। देखिए इसमें एक चीज प्रॉब्लम है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे कहीं ऐसे लाइनिंग रहेगा, ठीक है, नीचे जो कि यहाँ पे दिया नहीं गया है वो रहता है, ठीक है, 1-2 लाइन, ताकि आपसे रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जा सके। तो आपको ऐसे पद्यांश दे दिया गया, 10 नंबर का ये रहेगा। ऐसे दिया गया किसी चैप्टर से ये पद्यांश, ठीक है, इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे भैया। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं थोड़ा सा, ये देखो 5 क्वेश्चन है, का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है, 5 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन टोटल, 10 नंबर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। उसी गद्यांश से रिलेटेड एक पूरा क्वेश्चन रहेगा। ये जो पद्यांश है ये पवन दूतिका से है, देखो, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र आए वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे, ज्यों ही मेरा भवन तस तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभावली सुखद कितनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर्ग फे मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां जा न विश्राम लेना, ठीक है। राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं, ठीक है, जब कृष्ण जी उनको छोड़कर मधुबन चले जाते हैं। तो ये सब आपका क्वेश्चन है भैया, आंसर दो। अभी मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मेरा पर्पस है कि आप पेपर पैटर्न को इस वीडियो में जाने, कैसा पेपर आएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन भी दे रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, भैया जब सिलेबस में आएगा, बोर्ड की वेबसाइट पे जब आएगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। ऐसे ही अथवा इसमें भी लगा रहेगा, मान लीजिए वो नहीं पता तो अथवा लगाए, देखो, सुख भोग खोजन आते सब आए, तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी पुतले जन, तुम आत्म के मन के मनोज, ठीक है। किस चैप्टर का, ये बापू के प्रति चैप्टर 1 है, सुमित्रानंदन पंत जी ने लिखा, ये उसी चैप्टर का है। 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी रहेंगे, देखो ये काखा गाघा अंगा, ठीक है, बस हो गया। आगे मैं बताऊंगा सबको, टेंशन मत लेना। 5वें क्वेश्चन पर आते हैं। 30 नंबर हमने कंप्लीट कर लिया, 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश। आते हैं जीवन परिचय पे भैया। जीवन परिचय 5 नंबर का लेखक का आएगा, 5 नंबर का कवि का आएगा। देखो ध्यान से समझो, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, मतलब आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाएं लिखनी है, 5 नंबर आपको दिया जाएगा भैया। 3 लेखक रहेंगे, जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों में से किसी एक का आप साहित्यिक परिचय लिखिए, उनकी रचनाओं को लिखिए और ले जाइए 5 नंबर फ्री में, ठीक है। कौन सा जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से हम साहित्यिक परिचय को लिखते हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। जाकर आप लोग देख लीजिए, सर्च कीजिए वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय, शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। कोई भी जीवन परिचय सर्च करना है, क्लास आपको मिल जाएगा। कवियों में आते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, 5 नंबर का ये भी रहेगा, जैसे मैत्री शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आज्ञेय। तीनों में से किसी एक का आप लिखिए, 5 नंबर ले जाइए। किसी का भी लिखना है आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, ठीक है, मैंने पढ़ाया है। आते हैं कहानी पे। कहानी वहानी फिक्स रहती है, जीवन परिचय, कहानी, ये सब नंबर आपका बिल्कुल फिक्स होता है। 6 नंबर देखो, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। देखिए आप पंचलाइट या बहादुर दोनों में से किसी एक कहानी का सारांश लिखो, 80 शब्दों में 5 नंबर आपको मिल जाएगा। नहीं पता तो अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 80 शब्द। मतलब
चारों में से एक ही करना है, चाहे आप पंचलाइट कहानी का सारांश लिख दो, चाहे बहादुर कहानी का सारांश लिख दो, चाहे ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख दो, चाहे बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख दो। मतलब चारों में से एक ही करना है। ऐसा नहीं है कि ये अथवा लगा इन दोनों में से एक करना है, इन दोनों में से एक, ऐसा नहीं है। इन चारों में से सिर्फ आपको एक को करना है। बहुत ईजी है। आप पंचलाइट और बहादुर कहानी को जाकर पढ़ लो भैया, ये नंबर आपका कंप्लीट रहता है। ये ध्यान रखना, ठीक है। जाके पढ़ लीजिएगा पंचलाइट कहानी, बहादुर कहानी, ध्रुव यात्रा, ये नंबर बिल्कुल फिक्स होता है। आज ही पढ़ लो। इसी में खंड का लास्ट टॉपिक है 7वां खंड काव्य। देखो, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80, 5 नंबर। अब खंड काव्य में क्या होता है, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य, कुछ जिलों में एक रहेगा, ग्रुप में बांटा गया। जैसे किसी में मुक्त यज्ञ है, किसी में सत्य की जीत, किसी में रश्मि रथी, किसी में आलोक वृत्त, ठीक है। और आगे देखिए, किसी में त्यागपथी, किसी में श्रवण कुमार। आप किस जिले से हैं, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बता देना। और बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर मुझे तो नहीं पता है। नहीं पता है तो भैया बुक आएगा, उसमें देखिएगा, या फिर अपने हिंदी वाले टीचर से पूछ लीजिएगा। और आप लोग कमेंट करेंगे कि मैं इस जिले से हूं, तो मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। हमारे यहाँ त्यागपथी है कि आई एम फ्रॉम गोंडा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं भैया। ये हमारा खंड का फिनिश हो गया। खंड का हमारा जो है वो यहीं पर फिनिश हुआ, ठीक है। नंबरिंग में कर देता हूं। देखो, 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, ठीक है, और 10 नंबर का जीवन परिचय, और 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल मिलाकर 50 नंबर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। अब खंड खा पे हम लोग चलेंगे। ये देखो खंड खा। खंड खा में सबसे पहले हिंदी संस्कृत का गद्यांश रहेगा। देखो 8वीं कक्षा दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का ये आता है। देखो, जैसे संस्कृत साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम, ठीक है, ये किस चैप्टर का है। देखो, आपको संदर्भ लिखना है, और संदर्भ में इसमें फिर पाठ का नाम लिखा जाता है, लेखक नहीं होते, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको लिख देना है ये किस पाठ से है, संस्कृत भाषाया महत्वम, ठीक है, ये उस पाठ से लिया गया। तो आपको करना क्या है, पहले संदर्भ लिख देना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत के संस्कृत भाषाया महत्वम पाठ से अवतरित है, बस हो गया, ठीक है। फिर इसका हिंदी अनुवाद कर देना, संस्कृत के चैप्टर पढ़ लेना। अथवा लगाए, नहीं पता मान लीजिए आपको ये, तो दूसरा करो। ये देखो, महामना विद्वान वक्ता धार्मिक नेता पत्र पत्रकार आश्रित परमश सर्वोच्च गुणा जनसेवा आसीत यत्र कुत्राभयम जनान दुखिताम पीड़ितम, ठीक है। तो ये भी आपका ये है महामना मालवीय पाठ का। तो दोनों में से जो आपको पता आप कर सकते हैं। ऐसे इसका पद्यांश श्लोक भी रहेगा। खा दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करो। 7 नंबर। ये बहुत ईजी होता है। इसमें एक चैप्टर है संस्कृत पद्यांश में, सुभाषित रत्नानी। इस चैप्टर में जितने भी श्लोक हैं पढ़ लो भैया। 7 नंबर आपका कंप्लीट रहता है। देखो, ना में रोचते भद्रा व उलुकस्य विशेषणम अक्रुद्धस्य मुखम पश्यम कथम क्रुद्धो भविष्यत्, ठीक है। देखो, पहली बात क्लियरली मैं बोल रहा हूं, जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है उसको पढ़ लेना। बाकी 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जिसके नीचे एक एक आपको श्लोक मिल जाएंगे, उसको पढ़ लेना, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये जो श्लोक है ये हमारा जातक कथा से है, उलूक जातकम से। तो ऐसे एक आध श्लोक दिए गए हैं, लेकिन सबसे जो इसका मेन है वो है सुभाषित रत्नानी चैप्टर। देखो, अथवा लगा है, और ये वाला जो पद्यांश है श्लोक है ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न भारकार बेकृते वर्धते नृत्यम विद्याधनम सर्वधर्म प्रधानम, ठीक है। विद्या सबसे प्रधान है। 9 नंबर पे आते हैं, व्याकरण पे आ जाते हैं हम लोग भैया। व्याकरण को भी जान लेते हैं, जानना जरूरी है। निम्नलिखित मुहावरे हम लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो। 2 नंबर। मतलब 4 है आपके पास, 4 में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना। नहीं कर सकते, बहुत ईजी है। देखो, अधजल गगली छलकत जाए, मतलब जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है वो बहुत ज्यादा कूदता है, ठीक है। खा कलई खुलना, कलई खुलना का मतलब होता है भेद प्रकट होना। गा पानी पानी होना यानी कि बहुत शर्मिंदा होना। और घा आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ, ठीक है। तो चारों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कर दो भैया, नंबर ही नंबर होंगे, ठीक है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसमें एक आपठित गद्यांश आ गया है। देखो, आपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 नंबर का ये रहेगा। इसमें होगा क्या, एक आपको गद्यांश दिया गया, ये देखो आपठित गद्यांश है भैया ये, और इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए, इसी से रिलेटेड आंसर दे दो, नंबर ले जाओ, ठीक है। नहीं पता तो अथवा लगाए भैया। ये देखो, ये बहुत ईजी होता है भाई, ये नंबर, ठीक है। ये है, ये आपका गद्यांश हो गया, ध्यान से समझ लीजिए। ये गद्यांश हो गया और इसके नीचे 3 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, ये देखो, ठीक है। तो आप जो भी चाहे इसमें से वो कर सकते हैं। चलो मैं दूसरा वाला बता देता हूँ। ये फर्स्ट वाला भी आप कर सकते हैं, दूसरा वाला देखो। महात्मा गांधी अपना काम,
ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा आपके सामने, ठीक है। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रम वासी से आशा करते थे कि वो अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य साफ सफाई तक स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वो वस्तुतः चोर है। बिना मेहनत के भोजन करो भैया, चोर हो। महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता था कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। उनकी नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना गरीबी कम होने में आती है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है और ना अपराधों की वृद्धि हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिसमें किसी को भी स्त्रियां हो सकती है। क्वेश्चन देखो, चोर की परिभाषा लिखिए भैया। चोर, इस गद्यांश के अनुसार चोर कौन है? तो देखो यहाँ पे लिखा है, ऋषि मुनियों ने कहा है बिना श्रम किए जो भोजन करता है वो चोर है। तो बिना श्रम किए जो भोजन करता है वो चोर है। दूसरा, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो देखो भैया वो भी मैं दिखा देता हूँ, अलग से मैं नहीं बता रहा हूँ। देखो ये देखो, उनका कहना था जो श्रम नहीं करता वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। मतलब जो पाप का अन्न खाता है वो पापी है, ठीक है, जो बिना श्रम का भोजन करता। तीसरा, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, इसका क्या आशय है? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया आंसर। 11 नंबर पे आते हैं भैया, हिंदी का जो शब्द युग्म होता है टॉपिक वो ये है, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ। देखो, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखो। जैसे देखो, फर्स्ट है अविराम। अभिराम, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले लिखा जाएगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो देखो फर्स्ट है, इसका क्या होगा? 11 का जो का है इसका अर्थ जो होगा भैया, जैसे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा, लगातार और सुंदर। मतलब अविराम का मतलब लगातार, अभिराम का मतलब सुंदर। दूसरा, जलधि। जलधि, इसका सही अर्थ क्या होगा? जलद। जलद, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बादल और समुद्र। जलद का मतलब बादल, जलधि का मतलब समुद्र, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं शब्द अर्थ 2 नंबर का, जिसे हम अनेकार्थी शब्द भी बोलते हैं। जैसे देखो, फर्स्ट है दल। दल को किन नामों से जानते हैं? दल को हम समूह भी बोलते हैं या मांसल भाग जो होता है उसको भी दल बोलते हैं। दूसरा, मित्र। मित्र को हम दोस्त, सूर्य, ठीक है, इसके नाम लिखने मतलब एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखने। तीसरा, दाम। दाम को हम मूल्य भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं। बस यही सब करना है भैया, एक ही करना है, मैंने तीनों बता दिया, ठीक गा। देखो, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए। फर्स्ट है, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या कहते हैं भैया? आस्तिक। सी वाला सही होगा, आस्तिक ही तो बोलते हैं, वन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, जो गलत कार्य के लिए हट करे उसको क्या कहते हैं? जो गलत कार्य के लिए हट करे उसको दुराग्रह बोलते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, बस हो गया। घा देखो, वाक्य संशोधन। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसको सिंटैक्स बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में पढ़ा होगा। वाक्य संशोधन, वाक्य में गलती है सही करके लिखो भैया। देखो 2 को करना है, 4 दिया गया है, ठीक है। यह पद्यांश नौका विहार कविता से संग्रहित है, इसमें गलती क्या है? देखो, यह पद्यांश नौका विहार कविता से उद्धृत है, लिख दो उद्धृत, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, संग्रहित के जगह पर उद्धृत। दूसरा, क्या मेरा तौलिया सूख गया? तो इसमें इस तरह लिखना है, क्या मेरा तौलिया सूख गया, ये वाला प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं रहेगा लास्ट में। तीसरा, तुम मेरे से मत बोलो। मेरे से नहीं, तुम मुझसे मत बोलो, मुझसे कर देना भैया, मेरे से नहीं, ठीक है। चौथा, अब निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए। तो लिखिए यहाँ पे निरपराधी को दंड देना अनुचित है, ठीक है, सॉरी, निरपराधी को दंड देना अनुचित है। बस हो गया। अब रस छंद अलंकार पे आ जाते हैं भैया, ये फिक्स होता है, 6 नंबर का है भैया। 2 नंबर का रस, 2 नंबर का छंद, 2 नंबर का अलंकार। देखो, वीर रस अथवा करुण रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। मतलब वीर रस या करुण रस का परिभाषा और उदाहरण लिखो, 2 नंबर। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा दोनों में से किसी एक का परिभाषा उदाहरण लिखो, 2 नंबर। दोहा तथा कुंडलिया छंद का लक्षण और उदाहरण लिखे, 2 नंबर, ये भी, ठीक है। तो रस छंद अलंकार तीनों टॉपिक को देखो, तीनों टॉपिक को मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो होगा। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आज ही आपका कितना नंबर कंप्लीट हो जाएगा बताइए? 6 नंबर आपका आज ही कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों ना उसको देख लें भाई। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सर्च करना यूट्यूब पे, रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको क्लास मिल जाएगा। 13 नंबर पत्र लेखन पे आते हैं। कृषि यंत्रों की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो, 6 नंबर।
नहीं पता अथवा लगाए भाई। नैतिक लिपिक के पद पर अपनी नियुक्ति के लिए किसी विद्यालय के प्रबंधक को एक आवेदन पर लिखो 6 नंबर। ठीक है, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं, जो आपको आता है भाई वो कीजिए, हम क्या होता है आपको। ठीक है, आगे बताएंगे लिखना कैसे। लास्ट टॉपिक निबंध, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखो 6 नंबर का भैया। जैसे किसान जीवन की त्रासदी, मुंशी प्रेमचंद का कथा साहित्य में योगदान, विज्ञान वरदान अभिशाप, राष्ट्रीय एकता, आज की अनिवार्य आवश्यकता और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। 5 टॉपिक हैं, 5 टॉपिक में से किसी एक पर आपको जीवन पर निबंध लिखना है और ये होता है 9 नंबर का, 6 नंबर का नहीं, 9 नंबर का। ठीक है, वहां पे 6 लिखा था इसीलिए मैंने इसको ऐसे ऐसे कर दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया, 9 नंबर का ये रहता। ठीक है, समझ में आया, इसको 9 कर दीजिएगा। तो ये था पूरे हिंदी का पेपर, 2 खंड में डिवाइड था, 50 + 50 यानी कि 100 नंबर का ये पेपर था। ठीक है, पूरा पेपर पैटर्न मैंने आपको समझा दिया। अब आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि इस बार 12th हिंदी का पेपर आएगा कैसा। ज़्यादातर मैंने सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, और आगे आप लोग कहेंगे तो मैं पूरे पेपर का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होगा, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।